एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले इसमें है वर्क क्या होता है। वर्क जो है ये अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये कोई बॉडी है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई की, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की, तो जो बॉडी है इट डिस्प्लेसेस इट्स पोजीशन टुवर्ड्स द फोर्स, मतलब ये यहाँ से यहाँ आ गई, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही आई है। ठीक है, तो व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड ओवर इट्स पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क इज सेड टू बी डन। या फिर हम लिख सकते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन, बॉडी डिस्प्लेसेस इट्स पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब इसमें क्या होएगा, जो वर्क डन है वो होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। फिर उसके बाद अब ये तो है अगर वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। अगर मान लो इस पे जो ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स है वो किसी एंगल थीटा पे लग रही है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, बाय एन एंगल थीटा, तो ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होएगा एफ कोस थीटा, और इधर को क्या होना है एफ साइन थीटा होएगा। ठीक है, ये हमने सेंटर से लेना है एफ साइन थीटा। फिर इसमें क्या हो जाएगा, जो W इज इक्वल टू एफ की जगह हम क्या पुट कर देंगे एफ कोस थीटा इंटू क्या आ जाएगा एस, W इज इक्वल टू क्या बन जाएगा एफ एस कोस ऑफ थीटा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा उसका इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब जो है टाइप्स वर्क की, हम उससे पहले क्या है इसके यूनिट देखेंगे। पहले हमने जो है एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, और सीजीएस यूनिट होंगे, सीजीएस यूनिट होंगे अर्क। जो यूनिट है इसके वो है एसआई यूनिट जूल है, और सीजीएस यूनिट जो है वो अर्ग है। और हमें पता है कि 1 जूल कितने अर्ग के इक्वल होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होता है। और जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला वैसे हमने सारे प्रीवियस वीडियोस में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं, पर फिर भी रिवीजन के लिए तो क्या हो जाएगा m1L2T-2, ये इसका हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी हमने क्या करना है, इसकी टाइप्स, वर्क की 3 टाइप्स है, एक है पॉजिटिव वर्क, एक है नेगेटिव वर्क, और एक है ज़ीरो वर्क। क्लियर। कौन कौन सी है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और ज़ीरो वर्क। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव वर्क कौन सा होता है। टाइप्स ऑफ वर्क, फर्स्ट इज पॉजिटिव वर्क। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो पॉजिटिव वर्क वो है कि अगर जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में जो बॉडी है वो डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन से इधर, तो क्या है अगर सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है बॉडी तो वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। इसमें जो एंगल होएगा एफ और एस का, वो थीटा जो है दैट विल बी एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम होएगा। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री तो वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। क्लियर। अब पॉजिटिव वर्क डन की एग्जांपल कौन सी होएगी, मान लो एक हॉर्स और कार्ट वाली एग्जांपल है, हॉर्स कार्ट। जिस डायरेक्शन में हॉर्स जाएगा उसी डायरेक्शन में कार्ट जाएगा, ठीक है, ये कौन सा वर्क डन हो गया, पॉजिटिव वर्क डन। अब कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बॉडी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वो कौन सा वर्क डन है, पॉजिटिव वर्क डन। ये दोनों एग्जांपल्स पॉजिटिव वर्क डन की। एक और है, अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, अगर हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो हम उसे आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, और जो स्प्रिंग है वो भी क्या है आउटवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच होता है, तो वो भी कौन सा वर्क डन है, पॉजिटिव वर्क डन है। ये तो होगी हमारे पास पॉजिटिव वर्क की एग्जांपल। अब नेगेटिव वर्क इसी से कंपेयर होएगा। पॉजिटिव वर्क डन क्या था, जिस डायरेक्शन में फोर्स हमने अप्लाई की है उसी डायरेक्शन में जो बॉडी डिस्प्लेस हुई है, इसमें क्या होएगा
फोर्स इस नेगेटिव में क्या होएगा, फोर्स इस डायरेक्शन में होएगी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होएगी। एक तो ये डिफरेंस। सेकंड, जो एंगल है वो एक्यूट नहीं होएगा, ऑब्ट्यूज होएगा, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री होएगा। ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे थीटा लेस देन 90 डिग्री है, वहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होएगा, तो कोस थीटा भी क्या होएगा, नेगेटिव बन जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे कोस थीटा क्या था, 90 थीटा 90 से लेस था, तो कोस थीटा क्या होना था, पॉजिटिव होना था, तो वर्क डन था पॉजिटिव। अभी हम वहीं पे ये बातें डिस्कस करेंगे। सेकेंड टाइप इज नेगेटिव वर्क डन। सेकेंड इज नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क मतलब फोर्स अगर हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो जो बॉडी है वो उल्ट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन सी फ्रिक्शन लगती है, यहाँ पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है, तो वो किसकी एग्जांपल हो रही है, नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो उसके ऑपोजिट एक और फोर्स लग रही है दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये नेगेटिव वर्क डन होएगा यहाँ पे। सिमिलरली जो मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट्स के इक्वल पोल अगर हम एक साथ लेके आए, चाहे नॉर्थ नॉर्थ है चाहे वो साउथ साउथ है, दोनों ने एक दूसरे को क्या करना है, रिपेल करना है, इन दोनों की डायरेक्शन इधर होएगी। हम फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। सेम पॉजिटिव चार्जेस की और नेगेटिव चार्जेस की। तो यहाँ पे थीटा जो होएगा ग्रेटर देन 90 होएगा, तो कोस थीटा क्या होएगा, नेगेटिव, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस कोस थीटा। अगर कोस थीटा नेगेटिव है तो वर्क डन भी क्या होएगा, नेगेटिव होएगा। तो पॉजिटिव भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब हम तो इधर लेके आ रहे हैं, लेकिन ये डिस्प्लेस किस साइड हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, एक ये वाली एग्जांपल होगी। तो 3 एग्जांपल तो यही होगी। उसके बाद अगर हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं मूविंग व्हीकल पे, तो वो क्या है, नेगेटिव वर्क डन होएगा। क्लियर, ये थी हमारे पास नेगेटिव वर्क डन की एग्जांपल्स। उसके बाद है नेक्स्ट जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन में क्या होएगा, जीरो वर्क डन। अब हमें पता है W इज इक्वल टू एफ एस कोस ऑफ थीटा। अभी यहाँ पे 3 कंडीशंस हो रही हैं कि वर्क डन जीरो कब बन सकता है, या तो कोई फोर्स ही अप्लाई ना हो, ठीक है, या फिर फोर्स अप्लाई हो और तीनों में से कोई एक क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी। एस जो है जीरो है, मतलब हमने फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, कोई ना कोई एंगल पे अप्लाई की है, लेकिन जो बॉडी है वो डिस्प्लेस नहीं हुई अपनी जगह से। उसके बाद जो है कोस थीटा, या कोस थीटा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब कोस थीटा कब ज़ीरो होएगा, जब थीटा कितने का इक्वल होता है, 90 डिग्री। मतलब जहाँ फिर थीटा 90 हो, या एस ज़ीरो हो, या एफ ज़ीरो हो। ठीक है, अब एफ ज़ीरो कब होएगा या एस ज़ीरो, अगर हम दीवार को पुश कर रहे हैं। ठीक है, दीवार को पुश कर रहे हैं, फोर्स तो हम लगा रहे हैं, लेकिन जो दीवार है वो मूव नहीं करी, डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे ज़ीरो रहेगी, तो वर्क डन क्या हो गया, ज़ीरो। उसके बाद यहाँ पे फोर्स जो है, हम बैठे हुए हैं, बॉडी जो है रखी हुई है, ठीक है, लेकिन हमने फोर्स अप्लाई नहीं की, तो फोर्स जो है वो क्या है, ज़ीरो है, तो उस टाइम भी वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब थीटा 90, एक पुली है, पुली की एग्जांपल, पुली ने जो लोड है सर पे उठा रखा है पुली ने अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो चल रहा है प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, लोड उठा के सर पे, तो उन दोनों के बीच में मतलब फोर्स वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, लेकिन वो चल इस साइड रहा है एस। ठीक है, तो कितना हो गया एंगल इनके बीच, 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे पुट कर दिया, अगर हमने W इज इक्वल टू फोर्स जितनी भी हो, मान लो 20 हो, एस कितना है 100 हो गया, 100 मीटर हो गया, तो कोस 90 डिग्री, कोस 90 कितना हो गया, ज़ीरो। तो उसका वर्क डन क्या होएगा, ज़ीरो। आप कहीं भी सर पे कुछ भी उठा के जा रहे हो तो वो आपका वर्क डन काउंट नहीं होएगा, चाहे आपने जितना मर्जी डिस्टेंस ट्रैवल किया हो। आप बोलेंगे कि आपने काम किया है, लेकिन वो आपका टोटल वर्क डन क्या होएगा, ज़ीरो कंसिडर होएगा। क्यों, क्योंकि आपने वो हेड पे मतलब सर पे उठाया हुआ है, और आप जो है प्लेटफॉर्म पे वॉक कर रहे हो, तो एंगल 90 की वजह से जो टोटल वर्क डन जो है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट विल बी ज़ीरो। अब
इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? अब एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क और एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, और एनर्जी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, जो वर्क है वो भी स्केलर क्वांटिटी है, जो पावर है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। ये आपने तीनों याद रखना कि इस चैप्टर के नेम से वर्क, पावर, एनर्जी, तो ये तीनों क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एनर्जी स्केलर है, इसके जो यूनिट है, यूनिट चाहे वो SI है चाहे वो CGS है, इट इज़ सेम एज दैट ऑफ वर्क। SI यूनिट क्या होंगे इसके? जाउल, ठीक है। CGS यूनिट क्या होंगे? अर्ग। अगेन 1 जाउल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। अब यहाँ पे जो एनर्जी है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होएगा? इट विल ऑल्सो बी सेम एज दैट ऑफ वर्क, m1L2T-2, ठीक है। नेक्स्ट है अब इसकी टाइप्स, जो एनर्जी की टाइप्स है, एक तो है टाइप्स है इसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल एनर्जी, सेकंड है काइनेटिक एनर्जी, थर्ड इज पोटेंशियल एनर्जी, फोर्थ इज हीट एनर्जी, फिफ्थ इज केमिकल एनर्जी, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, एक है लाइट एनर्जी, ठीक है। सो मैनी टाइप्स ऑफ, एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारी टाइप्स है एनर्जी की। अब सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? विच एग्जिस्ट इन बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेप और कन्फिग्रेशन की वजह से होती है जो, ठीक है। हीट एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो हीट की वजह से होती है, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। उसके बाद है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है? केमिकल एनर्जी किससे आती है कि मॉलिक्यूल जो है पार्टिसिपेट करते हैं जब केमिकल रिएक्शन में, वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज केमिकल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी कौन सी होती है? जो न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करने में, न्यूक्लियस में, जैसे न्यूक्लियस में क्या होते हैं वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उन दोनों को होल्ड करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए दैट एनर्जी इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। लाइट एनर्जी विच इज ड्यू टू लाइट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, देखो कोई भी जहाँ पे होएगा मोशन ऑफ चार्जेस, जो चार्जेस है मूव करते हैं तो वहाँ पे वर्क डन होता है, ठीक है। फिर उस वर्क डन को करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ पे यूज़ होती है? बल्ब ग्लो करते हैं वहाँ पे, फैन रोटेट करते हैं, कुछ भी है, घर में हीटर चलता है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी बिजली वाला जो भी काम है वहाँ पे जब हम स्विच ऑन करते हैं तो कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसके बाद ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है कि जो एनर्जी है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। देखो हमने फैन चल रहा है, फैन चल रहा है, स्विच ऑन किया तभी फैन चला, फैन चला तो वहाँ पे जो कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने उसे पास करवाई, तो फैन मूव करना स्टार्ट कर गया, मोशन में आ गया, तो उसमें जो है कौन सी एनर्जी है फैन में? मैकेनिकल एनर्जी है। यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। उसके बाद हमने स्विच ऑन किया, बल्ब जग गया, बल्ब जगा तो क्या है? स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने उसे दी है, तो
कौन सी एनर्जी आई, लाइट एनर्जी आई है, वो भी एक तरह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। उसके बाद जैसे हीटर ऑन किया तो या प्रेस ऑन की, दोनों की सेम एग्जांपल है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने पास करवाई, उसके बाद क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो क्या है, उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट एनर्जी होगी उसमें, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। उसके बाद जो एक हीट इंजन होता है, हीट इंजन उसमें क्या है, केमिकल एनर्जी आती है, किससे, कोल से या ऑयल से, जो कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसमें मास जो कन्वर्ट होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सन है या कोई भी स्टार्स है तो उसमें भी मास जो है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। ये थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद है पावर। पावर इज टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। व्हाट इज पावर? टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, W/T। जो पावर है एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वर्क भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो पावर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। अगर हम पावर की बात करें, देखो अगर किसी भी काम को होने में टाइम कम लग रहा है, इट मीन्स उसकी पावर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अगर किसी का टाइम होने में, कोई वर्क होने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब वहाँ की पावर कम है। तो हम क्या लेते हैं कि एक P एवरेज ले लेते हैं, पावर जो है एवरेज ले लेते हैं, वो क्या होएगा, डेल्टा W/ΔT। अब ये है कि जो पावर है किसी भी एजेंट की, मतलब कांस्टेंट नहीं रहती हर टाइम में, मतलब कोई भी टाइम इंटरवल हो, ठीक है, वहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहती। तो उसके लिए एक टर्म है इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है। तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P, इससे रिप्रेजेंट कर दो, क्लियर। वो क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज पावर व्हेन टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू 0। मतलब क्या है, ΔT अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा P एवरेज, क्लियर। तो हमें पता है कि इसे हम वैसे भी P भी लिख सकते हैं, P इंस्टेंटेनियस पावर को। तो पावर जो है लिमिट ΔT अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ΔW/ΔT। अब जो है ये अगर लिमिट अप्रोच करे 0 को, तो हम इसे dW/dt लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि W जो है वो किसके इक्वल होता है, Fs के इक्वल होता है। यहाँ पे पुट कर दिया P = d/dt ऑफ Fs। अब फोर्स जो है वो तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव नहीं होएगा, तो यहाँ से फोर्स जो है वो बाहर निकाल लेनी है, F ds/dt। अब ds/dt क्या होगी, वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो P क्या आ गया, F × V, मतलब फोर्स इंटू वेलोसिटी। एक फॉर्मूला इसका ये हो गया, एक हो गया ये वाला W/T वाला, ठीक है। अगर मान लो इसे हमने वेक्टर की फॉर्म में लिखना, तो F⃗.V हम लिख सकते हैं, क्लियर। अगर F और B, ऐसे अगर cos थीटा की फॉर्म में लिखना है, FV cos थीटा, अगर F और B सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0 हो जाएगा, तो P = क्या बन जाना है, F × V बन जाना है, क्लियर। अब हम इसके यूनिट्स की बात करेंगे पावर के, और डायमेंशनल फॉर्मूला, जो पावर के यूनिट हैं SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। SI यूनिट क्या है इसके, वॉट। और CGS यूनिट क्या होंगे, देखो वर्क के क्या होते हैं, अर्ग, अपॉन क्या हो जाएगा, सेकंड, अर्ग पर सेकंड जो है वो CGS यूनिट हो गए। अब उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का क्या है, वर्क का है m1 L2T - 2, अपॉन टाइम का क्या है m0 L0 T1। तो डिवीज़न है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, m की पावर 1 - 0 L2 - 0, ठीक है, t की पावर -2 - 1। तो कितना बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला, m की पावर 1 L की पावर 2 t की पावर -3। ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला
पावर का। उसके बाद जो बिगर यूनिट्स हैं पावर के, आपने मेगावाट भी सुना होएगा, किलोवाट भी सुना होएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, MCQs में भी आपको आ जाता है कि किलोवाट जो होते हैं, 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितने वाट की इक्वल है, किलो की वैल्यू कितनी होती है 10⁻3। ये हमने मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स में किया था, इज इक्वल टू 10⁻3 वाट। और 1 मेगावाट क्या है 10⁻6 वाट, ठीक है। मेगा की वैल्यू कितनी होती है 10⁻6 होती है। उसके बाद आपको MCQ में पूछ लेते हैं कि 1 HP की वैल्यू कितनी होती है, कितने वाट की इक्वल होता है। 1 HP मतलब क्या होता है, HP का मतलब हॉर्स पावर, ठीक है। HP का मतलब क्या है, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के इक्वल है, 746 वाट के इक्वल है। क्लियर। उसके बाद पावर का एक और फॉर्मूला है, जो वर्क डन होता है वो एनर्जी सप्लाइड और एनर्जी कंज्यूम के इक्वल होता है। तो जो एनर्जी है वो क्या बन गई, पावर इनटू टाइम। पावर इज इक्वल टू क्या बन गया, पावर का एक और फॉर्मूला बन गया एनर्जी अपॉन टाइम, क्योंकि वर्क जो है वो एनर्जी कंज्यूम के इक्वल होता है, ठीक है, या एनर्जी सप्लाइड के इक्वल होता है। अब एक जो है हमारे पास, हमें पता है कि जो 1 किलोवाट आवर, ये जो है कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर 1 किलोवाट आवर। इसको हमने जाउल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यह जाता है कितने जाउल्स के इक्वल होता है, ये होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जाउल के इक्वल होता है। ये हमने प्रूव कैसे करना है। अब मान लो हमारे पास है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट इंटू 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। हमने मल्टीप्लाई किया 36 2 3 4 5 zeros, ठीक है। साथ में क्या गया वॉट सेकेंड, वॉट सेकेंड मतलब जाउल, ठीक है, वॉट सेकेंड मतलब जाउल। 1 2 3 4 5 यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, 3.6 6 हो गए 10⁻6 जाउल, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव करना था। 3.6 इंटू 10⁻6 किसके इक्वल आ गया, 1 किलोवाट आवर के इक्वल। यही है जो हमने यहाँ पे प्रूव करना था।